हम जिक्र करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल टेंसेस बेसिक 3 होती हैं। ठीक है, ये 3 आपके सामने हैं। बेसिक में अगर हम बात करें, बेसिक हमारे पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट के बाद हमारा पास्ट है और पास्ट के बाद हमारा फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसी तरह आपका टेंस है। प्रेजेंट की 4 पार्ट्स है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, फ्यूचर के इसी तरह आपके पास है। तो टेंसेस में आप देखिए, सबसे पहला टेंस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन चीज आपको ये देखनी है कि ये टेंस किस लिए यूज होती है। दूसरी चीज आपको माइंड में ये रखनी है कि इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है। कहीं पर भी आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको कोई भी टेंस आप पढ़ रहे हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहली चीज है जो आपको अपने जहन में रखनी है। तो पहली चीज आपको क्या जहन में रखनी है, हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस के, हेल्पिंग वर्ब उस टेंस के क्या होती हैं आपके पास। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि इस टेंस का फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, यानी कि इसमें जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी फॉर्म की यूज होती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस टेंस को हम किस लिए यूज करते हैं, यहाँ आप देखिए इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन के लिए, हैबिट्स के लिए। ठीक है, एंड फॉर सम अदर डेली परफॉर्म्ड एक्टिविटीज, रोजाना जो हम काम करते हैं उसके लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो और भी कुछ यूजेजेस लिखे हैं कि हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं कोटेशंस के लिए भी। ठीक है, ऑलवेज हमेशा आप सुनते हो कि आइंस्टाइन सेज, हम ये नहीं कहते आइंस्टाइन सेड, आइंस्टाइन सेज। कोटेशंस के लिए भी हम करते हैं और कोटेशंस जिस टेंस में होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। बाकी इस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इंडिकेशन के लिए, जैसे कि टर्न राइट, टर्न लेफ्ट। ठीक है, कम हेयर, गो देयर, स्पीक इंग्लिश, रीड बुक्स, ये तमाम आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो मैंने कहा 2 चीजें इंपॉर्टेंट है टेंस को सीखने के लिए, एक हेल्पिंग वर्ब है डू और डज जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब हमें पता होनी चाहिए। तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास इस टेंस में है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म के साथ एक और चीज आपको याद रखनी है कि फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन हम यहाँ पे वर्ब के साथ SES का भी इजाफा करेंगे, ES का भी इजाफा करेंगे, IES का भी हम इजाफा करेंगे। अब कहाँ S का, कहाँ ES का, कहाँ IES का इजाफा करना है ये तो हम नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में पढ़ लेंगे। बहरहाल यहाँ पे एक बात बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि नाउन कहते हैं नेम ऑफ एनीथिंग इन इंग्लिश, जबकि वर्ब कहते हैं एनी वर्ड दैट शोज एक्शन, कोई ऐसा लफ्ज जो एक्शन जाहिर करे। नाउन फॉर एग्जांपल अगर हम दे तो ये है हमारे पास चेयर, तो चेयर एक नाउन है, चेयर के साथ अगर हम S का इजाफा करें तो चेयर्स बन जाएगा, यानी कि कुर्सियां, पहले कुर्सी थी। जबकि वर्ब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर है प्ले और प्ले के साथ हम लगाएं S तो ये वाहिद बन जाएगा, ये सिंगुलर बन जाएगा। तो S को कंफ्यूज नहीं करना है नाउन और वर्ब के साथ। नाउन S लगाने से जमा बनता है या ES लगाने से, IS लगाने से, जबकि वर्ब SES IS लगाने से वाहिद बनता है, सिंगुलर बनता है। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है और यही बात यहाँ पे ये नीचे पॉइंट्स में लिखी गई है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को देखें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फार्मूला। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बनाने का मैंने आपको बताया कि फार्मूला हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस से आप वर्ब कहते हैं, दूसरी चीज आपके पास है एंड द थर्ड थिंग आपके पास है ऑब्जेक्ट, राइट। सो फिर मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट कहीं मिस भी हो जाता है या ऑब्जेक्ट भी कहीं पर, लेकिन वर्ब बहुत अहम होती है हमारे किसी भी सेंटेंस में। अब सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हो सकते हैं, ये कोई नाम भी हो सकता है यानी कि नाउन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अली, तो अली आपके पास एक नाउन है, एज ए सब्जेक्ट आप कह रहे हैं लेकिन नाउन है। यहाँ पे आप कोई भी प्रोनाउन भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउन की एग्जांपल आपको दे देता हूं मैं, जैसे कि ई, जैसे कि ई हो गया आपका, ठीक है, शी आप लगा सकते हैं, ठीक है, दे। अच्छा, ई, शी और इट ये सिंगुलर प्रोनाउंस है आपके, इनको हम कहेंगे दीज आर सिंगुलर प्रोनाउंस। ठीक है, जबकि हमारे पास दे, वी, यू और आई, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास होते हैं प्लूरल प्रोनाउंस। तो प्लूरल प्रोनाउंस और सिंगुलर प्रोनाउंस के दरमियान में अभी आपको फर्क आना चाहिए। जब ये प्रोनाउंस आपके सब्जेक्ट बने तो वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे या आई एस का, इनका इजाफा हम नहीं करेंगे।
जबकि जब आपके पास ये वाले अगर प्रोनाउंस आए तो फिर आप एस ई एस का इजाफा ज़रूर करेंगे, या फिर कोई एक नाम आया अली, अहमद, अकबर, ये आए तो यहाँ पे देखिए ई फिर वर्ब के साथ आप एस देख रहे हैं, प्लेस क्रिकेट, दे, कोई एस नहीं है क्योंकि दे है, प्लूरल के साथ नहीं। नेगेटिव में फार्मूला है, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब आपका सेम एज इट इज आया। फिर यहाँ पे आप देखें दे डू नॉट कुक फूड, सिंपल, ठीक है, दे के साथ डू लगेगा, ई शीट के साथ डज लगेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखें इंटेरोगेटिव के लिए फार्मूला डज सेम एज इट इज आया, ठीक है, डज ई प्ले क्रिकेट, डू दे कुक फूड, सिंपल, ठीक है, इतनी हार्ड एंड टफ कोई रूल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज देखें फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज की, तो फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरोगेटिव जैसे ही बनते हैं, ठीक है। फॉर्मल में सिर्फ ये है कि डज शुरू में लगता है, डज के बाद सब्जेक्ट, फिर नोट लगता है, जबकि इनफॉर्मल में डज नोट को शॉर्ट कंट्रैक्टेड फॉर्म में आप लिखते हैं डजंट ई प्ले क्रिकेट, ठीक है। और कोई एस ई एस का इजाफा ना नेगेटिव में करेंगे, ना इंटेरोगेटिव में, ना फॉर्मल, ना इनफॉर्मल में। इनका सिर्फ इजाफा हम कहाँ करते हैं, सिंपल टेंसेज में करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसकी यूजेज में। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसका यूजेज आपके पास क्या है, ठीक है। एक डेली रूटीन है, आप अपनी अगर बयान करते हो कहीं पर तो लाजमी बात है आप इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करोगे। ये देखें आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आपका डेली रूटीन, ठीक है। टेक अ बाथ, फिर आपने वही बात, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपने सिंपल वर्ब यूज किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आई है इसलिए ये सब किसी के साथ भी एस नहीं लगा, आई प्लूरल में आता है। डू ब्रेकफास्ट, आई गेट रेडी, ठीक है, आई रीड, फिर यहाँ पे वी हैव 8 periods, आई हैव अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए आई टेक शॉर्ट नैप, कुछ देर के लिए सो जाता हूँ, ठीक है। सिट, एंड यहाँ पे देखिए इट गेट्स डार्क, ठीक है। अच्छा, आई गो, फिर आई, ठीक है, फिर टेक, ये तमाम का तमाम आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था किसी को डायरेक्शंस देने के लिए भी, ठीक है, इंडिकेशंस देने के लिए भी आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप किसी को कहेंगे गो लेफ्ट, ठीक है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं गो राइट, ठीक है। या फिर अक्सर हम यूज़ करते हैं कम एयर, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं कम हेयर, ठीक है, या फिर हम कहें गो देयर, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम यूज़ होते शायद आपने देखे भी होंगे। सो अस्सलामुअलैकुम, आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा आज का टेंस है। सबसे पहले किसी भी टेंस के अंदर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक है किसी भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब, दूसरा उसका फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास आईएनजी फॉर्म टेंस की लगती है, और जबकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स इसके हैं इज, आर और एम, ठीक है। इस टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में ही जो भी काम चल रही हो, यानी कि उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में हम लिखते हैं कि रहा है, या फिर रही है, और रहे होंगे वगैरह हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपके सामने। ही इज वॉचिंग अ मैच, सिंपल टेंस है हमारे पास। दे आर कुकिंग फूड, कोई भी सेंटेंस आप खुद से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी होगी जिस तरीके से भी आप बनाए। बस ये कि आपके जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब सिर्फ दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ इस्तेमाल होंगे, या फिर बहुत सारे नाम के साथ, जैसे कि अली आया, अगर अहमद आया, और अहमद के साथ साथ और भी मतलब 3-4 नाम एक ही सेंटेंस में आए, तो तब जाके आप फिर आर इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो आपका एम आई के लिए यूज होता है स्पेसिफिकली, और इज जो है आपके पास ई, शी और इट के साथ यूज होती है। फार्मूला है नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस फार्मूला में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये नॉट आपका सिर्फ इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है। ई इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट कुकिंग फूड, सिंपल सेंटेंसेस है। और फार्मूला जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का है वो है कि हेल्पिंग वर्ब को आप बिल्कुल शुरू में ई लगाएंगे, ठीक है, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आर दे कुकिंग फूड, सिंपल सा। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जो हम रिस्पेक्टेड लोगों के साथ यूज करते हैं, एल्डर्स के साथ, जबकि इनफॉर्मल लैंग्वेज हम यंगर्स के साथ यूज कर सकते हैं, दोस्तों में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें फॉर्मल की सिर्फ ये पहचान है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा
और नॉट जो है के बाद आएगा। जबकि इनफॉर्मल की पहचान ये है कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों एक साथ शुरू में आएंगे कंट्रैक्टेड फॉर्म की शक्ल में। इन्हें हम कंट्रैक्टेड फॉर्म्स कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म्स भी इन्हें कहा जा सकता है। ये कंट्रैक्टेड फॉर्म्स हमारे पास होती हैं, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल। सबसे मेन चीज ये है कि आपको ये देखना है प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो टेंस है ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि सपोज एक बंदा है, एक शख्स है जो फुटपाथ पे बैठा है और लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्व करते करते यहाँ पे आप एक चीज देखें कि जो जुमले यहाँ पे लिखे हैं वो तमाम के तमाम आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। डिफरेंट कार्स आर पासिंग, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है। सम पर्सन्स आर वॉकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस का आपका जुमला है। व्हाइल अदर्स आर ईदर ड्राइविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। आई एम वेटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ही इज कमिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस। द बेगर्स आर बेगिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सिंस इट इज मॉर्निंग वर्कर्स आर रनिंग, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आपके पास है। और टैक्सी ड्राइवर्स, सम टैक्सी ड्राइवर्स आर वॉशिंग देयर कार्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। सम आर लुकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो ये आपका टोटल प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज हुआ पैराग्राफ है, ठीक है, आपके सामने एग्जांपल के लिए। तो इसको आप नोट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। ये टेंस हमारे पास उन कामों के लिए हम यूज करते हैं जो काम जिन कामों का ताल्लुक प्रेजेंट के साथ होता है। यानी कि प्रेजेंट में 10 मिनट पहले अगर कोई काम हुआ हो जो कि माजी में ही आता है लेकिन करीबी माजी हम उसे कह सकते हैं। ऐसे एक्शंस को, ऐसे जमाने के बारे में बात करने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब एज और एव है जो कि किसी भी टेंस की जुमले बनाने के लिए हमारे पास बहुत ही अहम होती है। जबकि हमारे पास इसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो थर्ड फॉर्म यूज होती है। आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी आपके पास परफेक्ट का टेंस हो उसमें थर्ड फॉर्म ई लगेगा। बस ये कि हेल्पिंग वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी। जबकि उर्दू आइडेंटिफिकेशन, उर्दू जुमलों की पहचान आप आखिर से ये करेंगे कि चुका है आएगा या चुकी है आएगा या चुके होंगे वगैरह उर्दू जुमलों के आखिर में आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस या सेंटेंस होगा। फार्मूला हमारे पास सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब आपको पता है कि थर्ड फॉर्म लगेगी। ई शीट के साथ आप एस का इस्तेमाल करेंगे, जबकि दे वी यू आई के साथ आप एफ का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई प्लूरल नाउन हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गवर्नमेंट आपका एक प्लूरल नाउन है, तो गवर्नमेंट के साथ आप एज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट्स हो तो आप एव इस्तेमाल करेंगे। तो नाउन्स के साथ भी आपको हेल्पिंग वर्ब का बहुत ख्याल से यूज करना होगा। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपल नोट लगाएंगे तो सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब चाहे 10 भी हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आप पुट करेंगे। यहाँ पे देखें आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप कहाँ लगाएंगे, वो आप सिंपल सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट दे वी यू आई है तो आपका हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। जबकि अगर आपका सब्जेक्ट ई शी इट है तो आप हेल्पिंग वर्ब एज शुरू में लगाएंगे। इस हेल्पिंग वर्ब की सिलेक्शन बहुत एहतियात से कीजिएगा, ये आपके सेंटेंस को गलत या सही कर सकता है। यहाँ पे आप देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल में, फॉर्मल हमारे पास ही इंटरोगेटिव की टाइप जैसे दिखते हैं। इसमें सिर्फ ये कि एज आप शुरू में लाएंगे और नोट को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे तो सेंटेंस फॉर्मल होगा। और एज और नोट को अगर एक साथ लिखे तो एजेंट कहेंगे, तो ये हमारे इनफॉर्मल में आती है। आप याद रखिए जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्म्स है जिन्हें हम कंट्रैक्टेड फॉर्म्स अंग्रेजी में कह सकते हैं, ये आपके तमाम के तमाम इनफॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपको कहीं पे फॉर्मल साउंड करना है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप फुल फॉर्म्स इस्तेमाल करें। राइटिंग में शॉर्ट फॉर्म्स को काफी इम्तिहानात या एग्जाम्स में काटे जाते हैं, तो इस चीज का आपको बहुत एहतियात करना है। बाकी इस टेंस का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं एक बार फिर से देख रहे हैं ओवरऑल ओवरव्यू हमारे पूरे इस लेक्चर का। तो वो ये है कि अगर कोई आपसे कहता है कि जाओ अपने होमवर्क करो प्रेजेंट में, तो अगर आपने होमवर्क किए तो आप इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये कहेंगे कि आई हैव ऑलरेडी प्लेड, मतलब मैं पहले से खेल चुका हूँ। अगर कोई आपको कहते हैं डू योर होमवर्क और आगे से आपने होमवर्क किए हैं तो आप ये कहें आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क। इसी तरह अगर कोई आपको कहता है लेट्स ईट फूड, हाउ खाना खाते हैं, तो आप कहो आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। तो प्रेजेंट में ही थोड़ी देर पहले, कुछ ही मिनट्स पहले जो काम आप कर चुके होते हैं उस काम के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी काम जो कि पास्ट में हमारे पास करीबी पास्ट में वो हुआ और फिर अब तक वो चल रहा है, तो ये वक्त बताने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस में हमारे पास मेन चीज ये है कि आपको हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए जैसे कि चाहिए होता है, तो इस टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब आपके सामने है एज और हैव। एज आपके सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ, जबकि हैव आपके प्लूरल प्रोनाउन के साथ। सिंगुलर प्रोनाउन आपके साथ ई शी इट आपके पास है, जबकि एक नाउन भी आपका कोई सिंगुलर प्रोनाउन हो सकता है।
है, जैसे कि अली, अहमद और अकबर वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा प्लूरल आपके पास है दे, वी, यू, आई, ये आपके प्लूरल प्रोनाउंस है, ठीक है। बाकी दीज, दैट नहीं, दीज आपके पास और दोज आपके प्लूरल प्रोनाउंस में आते हैं। जबकि इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास आईएनजी फॉर्म लगी है। लगभग 12 टेंसेज में से 6 टेंसेज में आपके पास आईएनजी फॉर्म यूज होती है, यानी कि सबसे ज्यादा टेंसेज में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके अलावा सबसे कम जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है वो है फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वो 2 ही टेंसेज में सिर्फ होती है। जबकि थर्ड फॉर्म आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होती है, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ई लगा है, क्योंकि तमाम परफेक्ट टेंसेज आपके थर्ड फॉर्म लेती हैं। तो यहाँ पे इस टेंस में एक नई बात ये है कि आप 2 नए वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। एक वो सिंस आपके पास है, बाकी 4 है। जबकि ओवरऑल तमाम टेंसेज के फार्मूले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेम ही रहती है। फार्मूले के तहत हमने सेंटेंस बनाया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। पहले आप ये देखें, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2016। अब सिंस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सिंस हम वहां पे लगाएंगे जहां पे हमारा टाइम खास होगा। खास हम उस टाइम को कहते हैं जहां पे साल का नाम, मंथ का नाम, दिन का नाम या घंटे का नाम लिखा हो। अब साल का नाम यानी कि 2006 साल का नाम है, 2020 साल का नाम है। इसी तरह महीने का नाम हमारे पास है जनवरी, जनवरी हमारे पास महीने का नाम है। या फिर मई हम कहीं पे कहे तो महीने का नाम है। जबकि दिन का नाम जैसे कि ट्यूसडे कोई भी दिन का नाम है, मंडे कोई भी डे का नाम है। और ये खास वक्त के लिए, इनके लिए सबके लिए सिंस यूज होगा। जबकि जो नॉन स्पेसिफिक है, खास वक्त नहीं होंगे, जैसे कि साल का नाम ना हो, सिर्फ साल का है, फॉर ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, ये किसी भी साल का हमारे पास नाम नहीं है, तो फिर इनके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह घंटे का कोई नाम नहीं हो, आवर्स लिखा हो, ठीक है, क्योंकि अगर घंटा स्पेसिफिक हो तो फिर हम लिखेंगे 2 o'clock या फिर 3 o'clock, ठीक है। तो आवर्स हो फिर फॉर इस्तेमाल करेंगे, फिर भी हेयर्स हो फॉर इस्तेमाल करेंगे, मंथ्स हो फॉर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मंथ, साल या डेज का नाम हो तो फिर हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। ये इसके बाद नेगेटिव हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब 3 हो या 10 हो, नॉट आपका पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा, बाकी सेम सेंटेंस आपका लिखा हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप देखें कि हैज आपके पास जो है जितने भी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा जो कि हैज शुरू में लगाया गया है, और हैव आपका आगे लगाया गया है। यहाँ पे आप देखें, ये देखें यहाँ पे आपका हैव लगा हुआ है, ठीक है, सेंटेंस के शुरू में। बाकी दे के बाद बीन आपका सेंटेंस सेम एज इट इज कंटिन्यू लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखें फॉर्मल के लिए, फॉर्मल की पहचान ये है कि हेल्पिंग वर्ब एक शुरू में लगा होता है जबकि नॉट सब्जेक्ट के बाद लगा होता है। और इनफॉर्मल की पहचान ये है कि नॉट और हेल्पिंग वर्ब दोनों कंट्रैक्टेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं। तो कंट्रैक्टेड फॉर्म आपके पास और भी है, जैसे कि इजंट, बाकी हेल्पिंग वर्ब की तरह ये कंट्रैक्टेड फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स इनको कह सकते हैं। बाकी सिंस आपके पास खास वक्त के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास 2009 है या 18 मई है, ये एम आपका प्लूरल है। और नॉन स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 2 डे है या 1 आवर है। ये ट्यूसडे यहाँ पे मिस्टेकनली लिखा है, ये गलत है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस टेंस के हम यूज को देखते हैं, ठीक है। इस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि कोई काम कब शुरू हुआ और वो कब तक चलेगा। जैसे कि शुरू में लिखा वही अल्फाज है, थोड़े से आगे पीछे करके लिखे गए। दे हैव बीन रनिंग द गवर्नमेंट फॉर 5 years। अगर यहाँ पे मैं लिखता कि वो 2010 से गवर्नमेंट चला रहे हैं तो फिर सिंस आता, सिंस 2010 साल का नाम। अगर ये 5 साल, 10 साल, 6 साल, 1000 साल, ये कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जब तक साल का नाम नहीं लिया तो फॉर ही इस्तेमाल होगा। इस टेंस में हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कब कोई चीज शुरू हुई और कब तक वो। हम पढ़ेंगे कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, आपके सामने लिखी हुई है। दिस टेंस इज यूज्ड, इस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उन कामों के लिए। कौन से एक्शंस के लिए? उन एक्शंस के लिए, ठीक है, जो कि हमारे पास पास्ट में ही शुरू हुई थी और पास्ट में ही खत्म हुई, ठीक है। कोई ऐसा काम जो पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हुआ। इसकी एग्जांपल सबसे पहले आपके लिए स्टोरीज वगैरह होती है। जो भी स्टोरीज दुनिया में लिखी जाती हैं या बोली जाती हैं वो तमाम के तमाम आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है, क्योंकि वो शुरू भी पास्ट में हुई होती हैं और खत्म भी पास्ट में हुई होती है। हर टेंस को समझने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का जानना जरूरी होता है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का डिड है, ठीक है। लेकिन डिड को आप ये कि आपको समझना होगा, डिड आपके पास एक मेन वर्ब भी है जिसमें आपका डू, डिड और डन, डू जिसका फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म। पर यहाँ पे हम डिड की एज हेल्पिंग वर्ब बात कर रहे हैं, एज मेन वर्ब बात नहीं कर रहे हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज होती है। पास्ट इंडेफिनिट बाकी तमाम टेंसेस से इसलिए भी मुख्तलिफ है क्योंकि ये वो वाइड टेंस है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, जबकि पूरे टेंसेस जो भी हमारे पास जितने भी हैं 12 के 12 किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अलावा किसी भी टेंस में यूज नहीं होती। आप देखिए इसका फार्मूला सिंपल सेंटेंसेस बनाने का। यहाँ पे देखिए कि ई प्लेड हॉकी,
ये जो प्लेड आपके है ये प्लेड सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ईडी वाले हमारे पास जो वर्ब्स है उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं और ईडी लगने से उनका थर्ड फॉर्म भी बनता है, तो पता नहीं चल सकता कि प्लेड थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। पर रूल्स के मुताबिक हमें यही देखना होगा कि सेकंड फॉर्म हमें लगाना है, थर्ड फॉर्म नहीं लगाना। इसका अंदाजा आप एक ऐसे सेंटेंस में ले सकते हैं जैसे कि ई फ्लू, ठीक है, ई फ्लू काइट, ठीक है, ई फ्लू काइट। तो फ्लू हमारे पास सेकंड फॉर्म इर्रेगुलर वर्ब्स में आप अंदाजा लगा सकते हैं, फ्लू अलग है। इसी तरह और भी हमारे पास कुछ वर्ब्स है जिनके फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म अलग है, जिन्हें हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, जबकि ईडी वालों को हम रेगुलर कहते हैं। तो ये दो रेगुलर वर्ब यहाँ पे यूज हुए, कुक्ड, सो दे कुक्ड फूड। एक सेंटेंस आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिड हमारे पास एक मेन वर्ब भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, वैसे कि मेन वर्ब की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से यूज करेंगे एज ए मेन वर्ब। यहाँ पे आप देखें ई, ठीक है, एज अ मेन वर्ड इसका मतलब है कुछ भी करना। ई डिड इज वर्क। तो इस सेंटेंस में डिड का मतलब है कि उसने अपना काम किया, एज एन हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, एज अ ये मेन वर्ब आ रहा है, और मेन वर्ब डू का सेकंड फॉर्म, एज सेकंड फॉर्म ऑफ डू यहाँ पे आ रहा है, जिसका मतलब है उसने अपना काम किया, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मली यही कहा जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, जबकि बाज वक्त डिड लिखकर कंफ्यूज किया जा सकता है कि ये तो डिड आया, आप लोगों ने कहा डिड नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आप जवाब में यही बता सकते हैं कि डिड यहाँ पे एज एन हेल्पिंग वर्ब नहीं, एज अ मेन वर्ब आया है, डू के सेकंड फॉर्म बन के। नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला हमारे पास बाकी टेंसेस की तरह रहेगा। देखिए सब्जेक्ट आपका है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है। मेन पॉइंट आपको यही याद रखना है कि नेगेटिव में जब डिड आ जाए और नॉट आ जाए तो प्ले के प्लेड से ये प्ले बन जाएगा दोबारा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज होगी नेगेटिव सेंटेंसेस में। ये पास्ट इंडेफिनिट बाकी तमाम टेंसेस से इसलिए भी मुख्तलिफ है क्योंकि इसके अंदर कुछ यूनिक इसके फीचर्स है जो आप देख सकते हैं आपके सामने है। इसमें कुछ ऐसे रूल्स है जो मुख्तलिफ हो रही है बाकी तमाम टेंसेस से, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ई डिड नॉट प्लेड नहीं कहेंगे, ई डिड फूड, ठीक है। ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस है। जबकि आप इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो डिड ई प्ले क्रिकेट, तो यानी कि सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल टेंस में इसका आ रहा है, न नेगेटिव में आ रहा है और न आपके पास इंटेरोगेटिव में आ रहा है, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो डिड दे कुक फूड, वही सेंटेंसेस आपके सामने हैं। बाकी फॉर्मल सेंटेंसेस देख लेते हैं। डिड ई उसी तरह का बिल्कुल वही सेम फार्मूला है, ठीक है। ये देखें आपके सामने है, डिड ई नॉट गो टू बाजार, ठीक है। और इसी डिडंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिडंट के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इंग्लिश क्योंकि हम बोलते हैं तो बेसिकली इंग्लिश हमारे पास दो तरह की होती है मेनली। एक हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश हम जिसको कहते हैं, और एक हमारे पास होती है अमेरिकन इंग्लिश। तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों के प्रोनाउंसिएशन में जरा हमारे पास डिफरेंसेस हमें मिल जाती हैं। तो डिडंट हम इसको भी पढ़ते हैं और डिडंट भी पढ़ते हैं। तो डिडंट हम इसे ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में पढ़ते हैं, जबकि डिंट इसे हम अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में पढ़ते हैं। तो डिंट अमेरिकन, डिडंट ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है आपकी जो भी आप पढ़ना चाहे। भारत डिड नॉट को डिंट या डिडंट पढ़ सकते हैं। डिडंट ई गो टू बाजार इसे ऐसे लिखा जाता है। तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल है। इसकी यूजेज को देख लेते हैं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप यूज करते हो कोई भी ऐसी रूटीन बताने के लिए जो आप रोजाना करते हो, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप एज एन एग्जांपल अगर समझना चाहें तो हमने पास्ट की डेली रूटीन लिखी है। जो डेली रूटीन मेरी पास्ट में थी, पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में ही खत्म होती थी, अब नहीं है। जैसे कि कोई आपसे पूछे आपके 2 साल पहले डेली रूटीन क्या थी, तो आप उसे कुछ इस तरह से बताएंगे, आई वोक अप, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता था, उठा, टुक अ बाथ, मैंने बात ली, यानी कि बात का मतलब ये है कि हाथ पैर धोए, ठीक है। ऑन द वे टू द स्कूल आई सॉ अ ब्यूटीफुल कार, ठीक है, एक गाड़ी मैंने देखा। आई डिड नॉट नो द नेम ऑफ दैट कार, उस गाड़ी का नाम मुझे नहीं पता था। डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है। व्हेन आई डिस्क्राइब्ड ऑल दैट टू माय फ्रेंड, डिस्क्राइब्ड आपका टेंस आया फिर जब मैंने अपने दोस्त को उसके बारे में बताया। ही टोल्ड मी दैट द कार वाज ओडी, उसने मुझे बताया कि गाड़ी का नाम ओडी था। आफ्टर टेकिंग माय क्लासेस एट स्कूल आई केम होम, मैं घर आया। पास्ट इंडेफिनिट एंड टुक अ शॉर्ट नैप, पास्ट इंडेफिनिट थोड़ी देर तक सो गया। इन द इवनिंग आई डिड माई होमवर्क, इवनिंग में मैंने अपने काम किए। डिड एज आपका मेन वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। आई टुक चाहिए यहाँ पे लिख के मेन वर्ब। आई टुक माई डिनर एंड स्लेप्ट सून आफ्टर दैट, ठीक है। तो ये आप
पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे सामने है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले यही देखते हैं कि इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो यही लिखा हुआ है कि इस टेंस का इस्तेमाल होता है किसी भी ऐसे काम के लिए जो कि माजी में गुजरे हुए जमाने में जारी था, अब जारी नहीं है, ना वो चल रहा है, ना अब उसका कोई काम है प्रेजेंट से, वो सिर्फ चल रहा था। वो कब तक चला ये भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ उसके चलने की बात कर रहे कि माजी में वो चल रहा था किसी भी टाइम पे। जैसे कि हर टेंस को समझने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब का आपको पता होना चाहिए। बाकी फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपके पास सेम ही रहता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी बदलती है। तो इन दो चीजों में हेल्पिंग वर्ब सामने वाज एंड वर लिखा हुआ है। वाज आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल होते हैं ई, शी और इट के लिए, जबकि वर आपका इस्तेमाल होता है दे, वी और यू के लिए, ठीक है। और आई के लिए भी वाज इस्तेमाल होती है, जबकि आप प्रोनाउन के अलावा नाउन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अली अगर एक नाम है तो इसके लिए वाज इस्तेमाल होगा, जबकि बहुत सारे नाम हुए जैसे कि नाजिया, ठीक है, जैसे कि अहमद एंड अकबर, ठीक है, वेंट टू बाजार, तो फिर उनके लिए वर गोइंग टू बाजार आप इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास आईएनजी फॉर्म लगती है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस है उनमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम इस्तेमाल करते हैं और कोई फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे देखिए सिंपल फार्मूला है। सब्जेक्ट आपके पास है हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ई वाज प्लेइंग क्रिकेट, ई है आपके पास सब्जेक्ट, सिंपल आपके सामने वाज ही लगा हुआ है, ठीक है। तो ई वाज प्लेइंग क्रिकेट, दे वर कुकिंग पास्ता, ठीक है। कोई सब्जेक्ट आप लगाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मेन चीज ये कि वर्ब आपको ढूंढ के अपने साथ पहले से रखने होंगे। जैसे कि पेंट आपके पास है, जैसे कि कुक ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि कैच भी आपके मेन वर्ब्स है, ठीक है। ये मेन वर्ब्स आपको ढूंढ के पहले से रखने होते हैं। अब लाजमी बात है, आप पेंट करेंगे तो किस चीज को पेंट करेंगे? रूम को पेंट करेंगे। कुक करेंगे तो क्या बिरयानी भी हो सकता है, ठीक है। कुक में बिरयानी भी हो सकती है, कढ़ाई भी हो सकती है, कोई भी चीज आप। इन द सेम वे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला है। इस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के फार्मूले में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट आपके पास सिंपल आ रहा है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, सिर्फ नॉट आपने जुमले में डाला हुआ है। दे वर नॉट कुकिंग फूड, कोई इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं है। फॉर्मल इनफॉर्मल को देख लेते हैं। वाज ही फिर नॉट आ रहा है, ठीक है, ये फार्मूला है फॉर्मल का। वाज ही नॉट गोइंग टू बाजार, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, वाज ही नॉट गोइंग टू बाजार। और इसका इनफॉर्मल है वाजंट ही गोइंग टू बाजार, यानी कि वाज और नॉट को दोनों को कंट्रैक्टेड फॉर्म में हमने यहाँ पर लिखा है, वाजंट ही गोइंग टू बाजार, ठीक है। बाकी आईएनजी फॉर्म सेम रहता है और क्वेश्चन मार्क एट द एंड आपको लाजमी डालना होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्सरसाइज हमने बनाया, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर है आपका। ऑब्जर्विंग पीपल सिटिंग ऑन अ रोड इन पास, माजी में आप किसी रोड पर बैठे थे और लोगों को आप देख रहे थे, तो लोग उस टाइम में क्या कर रहे थे, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा था, वो तमाम डिस्कस कर रहे हैं। आई वाज सिटिंग ऑन द रोड, मैं रोड पर बैठा था। पीपल वर ड्राइविंग, लोग गाड़ियां चला रहे थे अपनी गाड़ियां। व्हाइल सम वर ऑन देयर बाइक, जबकि कुछ अपने बाइक्स पर थे, अपने बाइक चला रहे थे। वर्कर्स वर रशिंग टू ऑफिसेज, काम करने वाले अपने दफ्तर की तरफ जा रहे थे। सम बेगर्स वर बेगिंग, कुछ भिखारी भीख मांग रहे थे। टू पीपल, लोगों से, बट नो वन वाज पेइंग अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी उन पर तवज्जो नहीं दे रहा था। तो ये जहाँ पे आपके हाईलाइटेड येलोइश वर्ड्स लिखे हुए, ये तमाम के तमाम आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जाहिर कर रहे हैं। पास पास्ट परफेक्ट टेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस आप देख सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। इस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसे कामों के लिए, ऐसे वर्क्स के लिए जो कि हमारे पास माजी में शुरू हुए होते हो और माजी में ही कुछ टाइम पहले के साथ या कुछ टाइम बाद के साथ उनका कनेक्शन होता है, ठीक है। मतलब माजी में जो काम शुरू हुए होते हैं, ठीक है, और मतलब बहुत पहले, और फिर उनका कनेक्शन होता है आपके पास प्रेजेंट में कहीं किसी काम के साथ। ऐसे भी कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस हम उन्हें कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या फर्क है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपकी टोटल बात करती थी गुजरी हुई जमाने के बारे में, जो काम आपका पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म हुआ। जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस भी माजी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन माजी में कुछ काम शुरू हुआ और वो काम कौन से काम के बाद हुआ। मतलब माजी में दो एक्शंस की कंपैरिजन में जो टेंस इस्तेमाल होती है वो फिर पास्ट परफेक्ट है। जबकि पास्ट इंडेफिनिट किसी टेंस की कंपैरिजन में यूज नहीं होता, वो अकेली अपनी यूज में आती है। इसके डिफरेंस को मजीद हम आगे देखेंगे कि ये हम क्या कह रहे हैं और ये किस तरह से होता है। हर टेंस के लिए जैसे कि हेल्पिंग वर्ब जरूरत होती है, तो यहाँ की पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब एड आपके सामने लिखा हुआ है। और फॉर्म ऑफ वर्ब हमें पता होनी चाहिए कि तमाम परफेक्ट टेंसेज में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास का फार्मूला फॉर्म ऑफ वर्ब है सिंपल ई एड। सिंपल ई एड प्लेड
क्रिकेट, ठीक है, आपका सेंटेंस है। दे हैड कुक्ड फूड, सेंटेंसेस है। एट क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ई शी इट सिंगुलर प्रोनाउन हो, नाउन हो, जो भी हो आप उन सब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी और वर्ब लेकर आप कोई भी जुमला बना सकते हैं, जैसे कि जैसे कि एक जुमला हम बना सकते हैं, ठीक है, ई फ्लाइज अ काइट। अब अगर इस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ई हैड फ्लाइज हमारे पास थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है, फ्लोन। ई हैड फ्लोन अ काइट, ठीक है। उर्दू जुमलों के आखिर में आप कह सकते हैं कि चुका था, ठीक है, चुकी थी, ये चुके थे वगैरह हमारे उर्दू सेंटेंसेस के एंड में आ सकता है। फार्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूले में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ रहा है। नोट आपके पास आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अपनी जगह पे है, ऑब्जेक्ट भी आप यूज करेंगे। ई एड नॉट प्लेड क्रिकेट, दे एड नॉट कुक्ड फूड, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस है, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव को देख ले, एड सिर्फ शुरू में आएगा, बाकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेंगे। फार्मूला लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूला फॉर्मल सेंटेंसेस का आप देखें, एड सब्जेक्ट से पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जिक्र करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास 8वें नंबर पे ये टेंस हमारा आता है। इस टेंस में हम देखेंगे सबसे पहले कि इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ आप देखें, इस टेंस का इस्तेमाल होता है उन कामों के लिए, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुए, जो कि शुरू हुए किसी खास वक्त से पहले माजी में, और फिर वो माजी में किसी खास वक्त तक जारी रहे। तो यानी कि माजी में यहाँ किसी खास वक्त पे शुरू हुए और ये खास वक्त के काम माजी में ही जारी रहा। कहाँ शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ, या तो शुरुआत बता रहे हैं एग्जैक्टली, या फिर एंडिंग उसकी हम एग्जैक्टली बताते हैं। किसी भी टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको उसके हेल्पिंग वर्ब का जानना जरूरी होता है। तो एड बीन दोनों मैंने 2 दफा लिखा है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, चाहे सिंगुलर प्रोनाउंस हो या प्लूरल प्रोनाउंस हो, सबके लिए एक ही आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, सब में आपके पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला फॉर सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस के फार्मूले में सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट बाद नंबर 2 पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का डिफरेंस आप एक दफा फिर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सिंस हमारे पास होता है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, किसी खास वक्त के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस यानी साल का नाम, अगर साल का नाम कहीं पे आप लिखे तो 2010 आप लिखेंगे। इसी तरह अगर महीने का कोई नाम हो तो आप जनवरी लिखेंगे या फेब्रुअरी लिखेंगे, ठीक है, फेब। इसी तरह अगर दिन का नाम हो तो आप ट्यूसडे लिखेंगे, वेंसडे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर घंटे का नाम हो तो आप लिख सकते हैं 2 o'clock या 5 o'clock, ये आपके पास एग्जैक्ट टाइम्स है। और जब अगर दिनों के, सालों के, महीनों के नाम ना हो तो फिर आप फॉर इस्तेमाल करेंगे। इन सब के साथ आप सिंस इस्तेमाल। फॉर आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि साल का नाम ना हो, लिखा हो कि फॉर 2 years, फॉर 3 years, फॉर अ ईयर अगो। तो ये सब आपके पास नॉन स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप इनको कह सकते हैं। तो नॉन स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके पास ऐसे ईयर्स लिखा हो सकता है, 2 days अगो लिखा हो सकता है, ठीक है, डेज। इसी तरह वीक्स अगो लिखा हो सकता है, ये मंथ्स अगो, ठीक है। तो ये पहला हमारे पास जुमला है सिंपल सेंटेंस, ई हैड बीन प्लेइंग सिंस 2006 क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। दे हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, ठीक है, ये 2 hours आपके पास नॉन स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, इसलिए फॉर यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। स्पेसिफिक का मतलब खास, नॉन स्पेसिफिक का मतलब गैर मखसूस, खास नहीं। फिर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है, सिर्फ नोट आप लगाएंगे। मैंने आपको कहा जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब हो, नोट सिर्फ आपका पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ई लगता है। सिंस आपके पास देखें 2006 के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि फॉर आपका वही 2 hours के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इंटेरोगेटिव का फार्मूला हम देख सकते हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब 10 हो, 12 हो, जितने भी हो, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब आप शुरू पे लाएंगे सब्जेक्ट से पहले, दूसरा हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे रहेगा। एड ई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2016, एड दे बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। के पास कोई भी वर्ब आप बना सकते हो। इन फार्मूलों को सिर्फ आप अपने, इन फार्मूलाज को आप सिर्फ अपने जहन में रख के आपके लिए सब कुछ ईजी हो सकता है। हैड कंट्रैक्टेड फॉर्म की शक्ल में आप एड और नोट को, दोनों को कंट्रैक्टेड फॉर्म की शक्ल में आप लिख लेते हो। यहाँ पे एड नोट यानी कि एडंट ई बीन गोइंग टू बाजार, ये आपका इनफॉर्मल सेंटेंस है। इसके बाद देखते हैं मजीद, ठीक है। ये हमारे पास, इसका हमने यूजेज नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि इस टेंस को ज़रा अकेले ही सिर्फ इस टेंस का इस्तेमाल करना किसी पैराग्राफ में इतना इजी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे टेंसेस के साथ मिलकर हम इस टेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपके सामने फ्रंट पे आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन की तरफ आते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में मुस्तकबिल में होने वाले किसी भी काम के बारे में अपनी इम्कानात देना, ये बता देना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। किसी भी टेंस के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है कि आप उसके हेल्पिंग वर्ब को देख ले और समझ जाए। तो इसके हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल और शेल है। विल हमारे पास ई शी इट
के साथ यूज होती है, दे के साथ यूज हो सकती है, वी के साथ यूज हो सकती है, जबकि शेल हमारे पास स्पेसिफिकली दो प्रोनाउंस के साथ यूज हो सकती है, आई और वी के साथ। विल सब के साथ यूज हो सकता है, जबकि शेल आपके साथ सिर्फ इन दोनों के साथ यूज होती है। शेल को अब तकरीबन इंग्लिश से खत्म कर दिया गया है, बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करना गलत नहीं होगा, पर हाँ इस्तेमाल बहुत ही कम होता है आजकल। हमारे पास नेक्स्ट है ये इस टेंस का फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। किसी भी जो सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपके पास, और ऑब्जेक्ट ई विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा। तो कोई भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला अगर उर्दू में पहचानना हो तो गा, गी, गे वगैरह किसी भी सेंटेंस के एंड में आ जाए उर्दू के, तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। तो नेगेटिव का ये कि आप सिंपल क्या लगा रहे, शेल नॉट और विल नॉट। विल नॉट को हम शॉर्ट में पढ़ सकते हैं वॉन्ट, और जबकि शेल नॉट को हम पढ़ सकते हैं शेंट, ठीक है, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। शेल नॉट, विल नॉट को शॉर्ट में पढ़ना, बाकी सेम है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट सिंपल लगा हुआ है। नेक्स्ट आप देखें, हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट है प्लस मेन वर्ब है और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटरोगेटिव के लिए शेल ई प्ले क्रिकेट, विल दे कुक फूड, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। मेन चीज ये कि आपके पास कोई भी मेन वर्ब मौजूद हो, तो वर्ब का होना आपके लिए जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेंट है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुक है, ये वर्ब्स आपके होने चाहिए लाजमी आपके। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मल इनफॉर्मल। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट। विल ई नॉट गो टू बाजार, क्या वो बाजार नहीं जाएगा। और इनफॉर्मल में विल और नॉट को दोनों को शुरू में लगाना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स विल नॉट ही गो टू बाजार, क्या वो बाजार वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल में सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास इस टेंस का पार्ट है कि आप इसके यूज को समझे। इस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फ्यूचर के लिए, तो अगर आप फ्यूचर का आपका डेली रूटीन क्या होगा, आप क्या करोगे, तो वो मैंने पैराग्राफ की सूरत में आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले ये देखें, आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठूंगा। आई विल टेक ब्रेकफास्ट करूंगा। एंड आई विल गो टू अकेडमी, मैं अकेडमी जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फॉर माई इंग्लिश क्लास, आफ्टर कमिंग बैक आई विल डू माई होमवर्क एंड देन विल टेक अ नैप। एट 2 o'clock आई विल ऑफर माई प्रेयर एंड देन विल गो टू माई ट्यूशन अकेडमी, देयर आई विल लर्न टू स्टडी माई academic subjects. I will take tea in the evening too with my friends and dinner in the night with family. So ये जो येलोइश आपके पास जितना भी लिखा हुआ है, ये तमाम के तमाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन लिखी है कि इस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए, यानी कि इम्कान देने के लिए, दैट समथिंग विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, कि कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा। ये इम्कान देने के लिए कि कोई भी काम मुस्तकबिल में होगा, इसके लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो काम फ्यूचर में चल रहा होगा। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि किसी भी टेंस के आप जुमले बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब दरकार होते हैं, तो वो ये आपके पास विल बी और शेल भी लिखा हुआ है। शेल को क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्लियर कर दिया था कि शेल को खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आप शेल को आई और वी के साथ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जबकि विल आपके पास सबके साथ इस्तेमाल हो सकता है। फॉर्म ऑफ वर्ब आपके पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जितने भी आपके पास कंटिन्यूअस टेंसेस होती हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, इन सब में आपके पास टोटल आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है। फार्मूला देखते हैं कोई भी सिंपल सेंटेंस बनाने का। कोई भी सब्जेक्ट हमने लगा लिया, ई, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल बी है, प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा लिया। दे विल बी कुकिंग फूड, कोई और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं किसी भी वर्ब के साथ, जैसे कि दे विल बी पेंटिंग द रूम, ठीक है, दे विल बी पेंटिंग द रूम, ये आपके पास विल बी इसके हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। पेंटिंग आपका मेन वर्ब हुआ और द रूम आपका ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरह नेगेटिव का फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस विल और प्लस नॉट, ठीक है। विल नॉट को हम एक साथ वॉन्ट भी कह सकते हैं, वॉन्ट हम इसको पढ़ते हैं, इट इज कंट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है, या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। सेकंड सेंटेंस देखें, दे विल नॉट बी कुकिंग फूड, ठीक है, दे वॉन्ट बी कुकिंग फूड भी कह सकते हैं। इसी तरह इंटरोगेटिव का हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में लगाएंगे, जैसे कि विल को हमने लगा लिया है। विल ई बी प्लेइंग क्रिकेट, विल दे बी कुकिंग फूड, क्या वो खाना पका रहे होंगे, क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, दोनों सेंटेंसेस आपके पास है। बेसिकली उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में आप रहे होंगे, ठीक है, रहे होंगे, रहा होगा, ठीक है, रही होगी वगैरह, अगर उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में आ जाए तो
ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेस या टेंस कहेंगे। कि आइडेंटिफिकेशन ये हमारे पास लिखी हुई है, ये आइडेंटिफिकेशन इसकी मैंने यहाँ पे लिख के दे दी आपको, को देख लेते हैं। फॉर्मल में हमारे पास हेल्पिंग वर्ड शुरू में लगा, सबसे पहले विल है, फिर सब्जेक्ट आपका, फिर नॉट, फिर बी, गोइंग टू बाजार, ठीक है। और इनफॉर्मल में आपको विल नॉट को शुरू में लगाना है। तो विल ई नॉट बी गोइंग टू बाजार, क्या वो बाजार नहीं जा रहा, क्या नहीं वो बाजार जा रहा, तो क्या नहीं या दोनों आया, या क्या वो नहीं। तो ये फॉर्मल इसको बनाती है, ये आपके पास फॉर्मल है और ये आपके पास इनफॉर्मल है। इसके इस्तेमाल को देखते हैं। इस्तेमाल में आप ये देखिए, व्हाट विल आई बी डूइंग इन फ्यूचर, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप फ्यूचर में क्या कर रहे होंगे तो फिर आप इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि व्हेन आई विल बी अ टीचर, जब मैं टीचर हूंगा, आई विल बी ट्राइंग टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, मैं स्टूडेंट्स को समझा रहा हूँ। आई विल आल्सो बी टॉलरेटिंग स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को बर्दाश्त भी कर रहा हूँ। आई विल बी प्रिपेयरिंग माई सेल्फ एट होम, मैं अपने आप को घर में तैयार भी कर रहा हूँ, यानी कि तैयारी कर रहा हूँ। एंड देन विल बी गोइंग टू स्कूल, और फिर स्कूल भी जा रहा हूँ। आई विल बी रिसीविंग माई मंथली सैलरी, मुझे मंथली सैलरी भी मिल रही होगी, मैं रिसीव कर रहा हूँ। एंड विल बी स्पेंडिंग इट अकॉर्डिंगली, और इसको अपने अखराजात के मुताबिक खर्च भी कर रहा हूँ। द गवर्नमेंट विल बी गिविंग मी प्रमोशन, हुकूमत मुझे प्रमोशन भी दे रही होगी। एंड विल आल्सो बी मेकिंग ईयरली इंक्रीज, को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने के लिए सबसे पहले यही देखना है कि ये टेंस यूज कहाँ पे होती है, ठीक है। तो इस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर समथिंग, उस चीज़ के लिए जो कि फ्यूचर में ख़त्म होगा, फ्यूचर में किसी भी वक्त वो ख़त्म होगा। और ये भी हम कह सकते हैं व्हेन समथिंग विल हैव बीन डन, जब फ्यूचर में किसी वक्त तक वो चीज़ ख़त्म हुई होगी, मुकम्मल हुई होगी, या फिर वो हासिल हुई होगी किसी ख़ास मखसूस वक्त तक, सर्टन ख़ास मखसूस वक्त तक। एग्जाम्पल हमारे पास है बाय नेक्स्ट ईद, बाय नेक्स्ट ईद ये आपका एक हिस्सा हुआ, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आगे हम देखेंगे इसके हेल्पिंग वर्ड्स को। इसके हेल्पिंग वर्ड बेसिकली शैल हैव है, ठीक है। शैल हैव बीन है, शैल हैव है, ठीक है। वी शैल हैव बीन एयर फॉर बीन एयर, ओके, फॉर 8 years। ये बीन यहाँ पे इसलिए लगाया गया है, ठीक है। ये एज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बीन नहीं लगा यहाँ पे, ये बीन यहाँ पे एज थर्ड फॉर्म ऑफ बी बिकम बी बीन, बीन क्योंकि हमारे पास बी खुद एक एज मेन वर्ब भी आ सकता है, ठीक है। तो बीन इसका जो है हमारे पास थर्ड फॉर्म है, ये उस रेफरेंस से यहाँ पे आ रहा है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का बीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हम फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं विद द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, टाइम के वर्ड्स के साथ, जैसे कि अनटिल हो गया, जैसे कि बिफोर हो गया, ये वर्ड्स हम लगा रहे होते हैं जुमलों में जहाँ जहाँ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज हो रहा होता है, ठीक है। बाय द टाइम जैसे हमारे पास, बाय द टाइम जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। एग्जाम्पल में देखिए दूसरे, वी विल हैव रिटायर्ड बाय 2020, हम 2020 तक रिटायर्ड हुए होंगे। हेल्पिंग वर्ब्स इसके हैं, आपको पता लग गया होगा, मालूम हुआ होगा, ठीक है, कि शैल हैव और विल हैव है। तो शैल हैव को आप सिर्फ आई और वी के साथ यूज कर सकते हो, जबकि विल हैव को आप दे के साथ भी यूज कर सकते हो और बाकी तमाम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा, फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसमें यूज करते हैं। और साथ में ये भी आपको पता होनी चाहिए कि इसकी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास उर्दू आइडेंटिफिकेशन पहले, तो उर्दू आइडेंटिफिकेशन इसकी हमारे पास है चुका होगा, ठीक है, या फिर चुकी होगी, ठीक है, ये गुलाम काट दें, अच्छा, चुके होंगे, ठीक है, वगैरह। तो ये हमारे पास इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। कोई भी सेंटेंस बनाने का हमारे पास फार्मूला है, दे विल हैव फ्लोन काइट्स, तो दे विल हैव, ठीक है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, और फ्लोन फ्लाई की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब है। फ्लाई की थर्ड फॉर्म हमारे पास है क्या, फ्लोन। अली विल हैव मास्टर्ड इंग्लिश, मास्टर हमारे पास टीचर को भी कहते हैं, लेकिन मास्टर एज अ मेन वर्ब हमारे पास आता है, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म हमारे ईडी से होती है, यानी कि रेगुलर वर्ब है, वो इंग्लिश को मास्टर कर चुका होगा, यानी कि इंग्लिश पूरी तरह से सीख चुका होगा। एंड देन दे विल नॉट हैव फ्लोन, नेगेटिव में आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब है, तो नॉट मैंने हमेशा आपको कहा कि नेगेटिव का पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, ठीक है, चाहे हेल्पिंग वर्ब 3 हो 4 हो या जितने भी हो, ठीक है। अली विल नॉट हैव मास्टर्ड इंग्लिश, नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव की तरफ देखें,
इंटरोगेटिव में हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू पे लाएंगे, चाहे जितने भी हेल्पिंग वर्ब हो। जैसे नेगेटिव में पहले के बाद लगाते, इसी तरह एक ही हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेटिव में शुरू में लाते हैं। विल दे हैव फ्लोन काइट, विल, अच्छा ये यहाँ पे हमने नहीं लिखा, ठीक है। विल ई तो नहीं आएगा क्योंकि है। विल दे हैव मास्टर्ड इंग्लिश, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लगा, दे भी लग सकता है, वी भी लग सकता है, ठीक है, यू भी लग सकता है। विल यू हैव मास्टर्ड इंग्लिश, क्योंकि हैव लगा हुआ है। अगर एज लगा होता तो फिर नहीं हो सकता, ठीक। अच्छा यहाँ पे आप देखें, अच्छा इस लेक्चर में पीछे मैंने कहा एज तो है ही नहीं ना, विल हैव बीन और शैल हैव बीन है, ठीक है। तो हैव ई शी इट के साथ भी लग सकता है, यानी कि यहाँ पे ई भी लग सकता है और शी भी आ सकती है और इट भी, क्योंकि यहाँ पे हम एज और हैव वाली बात नहीं कर रहे। शैल हैव है और विल हैव, शैल हैव है और विल हैव है, ठीक है, टोटल। तो सिर्फ हैव को नहीं देखना है, हमें इस हेल्पिंग वर्ब को देखना है। तो ये मिस्टेक यहाँ पे मिस्टेकनली मैंने आपको बताया, इसको रेक्टिफाई करें। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल इनफॉर्मल। तो फॉर्मल का हमारे पास फार्मूला सबसे पहले लिखा गया है। विल आप लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब अपनी जगह पे लगेंगे। कोई भी जुमला बनाना आपको पड़े कभी भी, तो आप सिर्फ फार्मूले को फॉलो करें, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। ये देखिए इनफॉर्मल के फार्मूले को। इनफॉर्मल का हमारे पास फार्मूला क्या है? इनफॉर्मल में हमारे पास बेसिकली विल और नॉट या शैल और नॉट को शुरू में ही लिखना होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम वॉन्ट कहेंगे, विल नॉट को। और शैल नॉट को हम लिखते हैं शेंट। तो वॉन्ट ई हैव गॉन टू बाजार, क्या नहीं वो बाजार जा चुका होगा, क्या वो बाजार नहीं जा चुका होगा, दोनों में ये फर्क है, ठीक है, डिफरेंसेस है। इसके यूज को हम देख लेते हैं, ठीक है। कुछ हमने सेंटेंसेस बनाए इरेगुलर तरीके में, जस्ट आपको समझाने के लिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। अहमद विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज अंटिल 2020 तक अहमद अपनी स्टडीज को मुकम्मल कर चुका होगा। He will have gotten a job, उसे जॉब मिल चुकी होगी। And will have worked for 3 years until 2025, 2025 तक वो 3 साल तक भी काम कर चुका होगा। He will have achieved appreciation award, उसे appreciation award मिल चुकी होगी। He will have ये returned है, ठीक है, और यहाँ पे मिसिंग है। He will have returned back home until 2030। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपके सामने है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सबसे पहले देखते हैं कि इस टेंस का यूज कहाँ पे होता है। तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं जोर देने के लिए किसी भी वक्त के दौरानिए पर जो कि हो चुका है किसी भी टाइम से पहले, फ्यूचर में किसी टाइम से पहले, कोई खास वक्त से पहले, ठीक है। यानी कि आप जो है इस टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये लकीर है फ्यूचर में इससे पहले जो कि कुछ हो चुका है, यानी कि इन दोनों वाकयात का आपस में आप डिस्कस करते हैं, लेकिन दोनों एक्शंस जो कि फ्यूचर में हो चुकी हो, ठीक है। अब देखें जैसे कि हर टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब आपके पास बुनियादी शर्त होती है, तो इसके हेल्पिंग वर्ब है विल, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है, जहाँ पे कंटिन्यूस का वर्ड आता है तो वहां पे लाजमी आपका आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। फार्मूला सिंपल टेंस बनाने का सब्जेक्ट आपका आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा आपके सामने है, फिर मेन वर्ब आपने लगाया है, फिर ऑब्जेक्ट आपके पास है। सिंस और फॉर का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सिंस खास वक्त को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि साल खास वक्त तो 2006 हुआ, 2010 हुआ, ठीक है, 2009 हुआ। इसी तरह महीने का नाम फिर जनवरी हो सकता है स्पेसिफिकली, फेब्रुअरी हो सकता है आपके पास, मार्च हो सकता है, ये महीने का नाम स्पेसिफिकली हो गया। या 2 बजे आपके पास, घंटे की अगर बात करें, दिन की बात करें तो ट्यूसडे, ये सारे खास वक्त है, इनके साथ सिंस लगेगा। जबकि फॉर आप इस्तेमाल करेंगे जब सिर्फ ये कहे कि डेज, या सिर्फ ये कहे कि आवर्स, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 2 डे, या 4 years, 3 years, ये नॉन स्पेसिफिक टाइम पीरियड हुआ। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए चाहे हेल्पिंग वर्ब आपके 3 हो या 4 हो या 10 हो, ठीक है, आप पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाएंगे, वो सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा, बाकी आपका सेंटेंस सेम ही रहेगा। हम देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब को, यानी कि सिर्फ विल को आप सेंटेंस के शुरू में लाएंगे, बाकी आपका सेम रहेगा सब कुछ, ठीक है। सिर्फ विल को आप शुरू पे लाएंगे, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। जैसे विल ई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। सिंस और फॉर का कंसेप्ट यहाँ पे फिर आपको डिटेल में लिखा हुआ है 2019, 2018 या 18 मई, ये आपका सिंस लगेगा। जबकि फॉर आपका इस्तेमाल होता है नॉन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। नॉन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कम से कम ट्यूसडे नहीं आता, ट्यूसडे यहाँ मिस्टेकनली लिखा गया है, यहाँ पे 2 डे, 3 डे, 4 डे लिखा जा सकता है हमारे। हेलो एवरीबॉडी, एक्टिव पैसिव वॉइस कौन कौन सी चीजें आती हैं?
देखिए सबसे पहले हमारे पास है वॉइस। वॉइस किसको कहते हैं, ठीक है। वॉइस का बेसिकली मतलब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, और इस वर्ब की फॉर्म में हमारे पास ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कि कोई काम सब्जेक्ट कर रहा है या कोई काम सब्जेक्ट के जरिए हो रहा है, ठीक है। तो वॉइस हम क्या कहते हैं, वॉइस एक वर्ब की शक्ल है जो कि ये बता रही होती है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या सब्जेक्ट के जरिए कोई काम हो रहा है। कोई भी सेंटेंस आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस आपके पास एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, जैसे कि ये सेंटेंस आपके पास नीचे लिखी गई है, दे रीड अ बुक। कोई भी सिंपल सेंटेंस इस तरह की जिसमें नोट हो या ऐसा हो या कोई वो सवालिया हो, वो कहलाती है एक्टिव वॉइस, जो कि टेंसेस में हम जुमले सेंटेंसेस बनाते रहे। जबकि पैसिव वॉइस में फिर हम इसे कुछ और कहेंगे, इसमें कुछ चेंजेस हम लाएंगे। तो सबसे पहले यही यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस हमारे पास है, पैसिव वॉइस में उसको बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आगे पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट का होना क्यों जरूरी है, और क्योंकि सब्जेक्ट को डूअर ऑफ वर्क कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा हुआ है दे रीड अ बुक, और यहाँ पे लिखा हुआ है अ बुक इज रेड बाय देम। रीड इसी तरह दिख रहा है लेकिन इसे पढ़ते हैं रेड। तो यहाँ पे बात समझने की ये है कि हमारे पास जो दे था ये कहाँ गया, तो दे जो हमारे पास था ये बिल्कुल एंड पे चला गया। रीड हमारे पास जो है वो आखिर में आया, यानी कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आपने बना दिया, रीड जगह पे आया और जो अ बुक है वो शुरू में आया। तो रूल्स में पढ़ते हैं, हमारे पास ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि कैसे हमने इसे चेंज किया। तो जो वर्ब, अच्छा वर्ब की सबसे पहले बात करेंगे। जो वर्ब हमारे पास जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, यानी कि वो जो किसी भी ऑब्जेक्ट हर हाल में वो अपने लिए ले, उस वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ई प्लेस क्रिकेट, तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्रिकेट जो हमारे पास है ये ऑब्जेक्ट है। जबकि अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस कहे जिसमें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ई रन्स, तो यहाँ पे हमारे पास ई रन्स इन द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड, ये जगहों के नाम कभी भी ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं होते, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है जबकि ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि प्ले हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि अपने साथ ऑब्जेक्ट लाजमी लेता है, जबकि हमारे पास रन्स एक इनट्रांजिटिव वर्ब है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता। इसी तरह इनट्रांजिटिव वर्ब्स में हमारे पास वॉक भी है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स में हम गो को भी डिस्कस कर सकते हैं, ये गो भी इनट्रांजिटिव वर्ब है। बेसिकली ये हमारे पास है। तो टू द पॉइंट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स ई एक्टिव से पैसिव में चेंज हो सकती है। पॉइंट यहाँ पे बताने की है, इनट्रांजिटिव वर्ब एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब बात ये है कि इनट्रांजिटिव वर्ब का जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, जब वर्ब ऑब्जेक्ट ही नहीं लेगा, तो उस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ये एक समझने वाली बात है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, हमने प्लेस लगाया हुआ है, प्लेस, ही प्लेस क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस है। क्रिकेट को शुरू में लगाया, इज क्यों आया, कैसे आया आगे देखेंगे, प्लेड आया बाय इम। आप देखो क्रिकेट शुरू में आया, अगर प्लेस क्रिकेट ना लेता तो हम कहां से क्रिकेट यहाँ लगाते या कुछ लगाते, तो कुछ होगा तो हम उसे शुरू में लगाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो प्ले क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए ऑब्जेक्ट आया, अगर रन होता तो वो चेंज नहीं हो सकता। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कभी भी चेंज नहीं हो सकते एक्टिव से पैसिव में। बेसिक रूल्स में देखते हैं। बेसिक रूल में सबसे पहला ये है कि सब्जेक्ट का होना जरूरी है किसी भी सेंटेंस के अंदर, ताकि आप उसको ऑब्जेक्ट बना सके। ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है ताकि वो सब्जेक्ट बन सके, दोनों। फिर दूसरा ये है कि कोई भी पैसिव वॉइस आप बनाते हैं, थर्ड फॉर्म इंतहाई जरूरी है। थर्ड फॉर्म के बगैर बन ही नहीं सकता आपका, ठीक है, कोई भी पैसिव वॉइस। बाकी सब्जेक्टिव फॉर्म जो प्रोनाउंस की होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलती है, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका इम भी हो सकता है, आई टॉक्ड टू इम, इसका भी पैसिव हो सकता है। इम बन जाएगा ई जब ऐसा सब्जेक्ट आएगा, तो ये ई इम में चेंज होगा, इम ई में चेंज होगा। शी अर में और अर शी में, दे देम में और वी अस में। इसी तरह नीचे हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, मजीद आई जो है मी में और यू जो है हमारे पास यू में ही चेंज होता है। रूल्स देख लें आप। रूल नंबर हमारे पास 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रूल नंबर 4 में हमारे पास है बाय आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, सब्जेक्ट को जाहिर करने के लिए बाय का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई जुमला बनाए तो हम कह सकते हैं क्रिकेट इज प्लेड बाय अली, हम कहते हैं, ठीक है। तो ये बाय का हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट को बताने के लिए। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके पास किस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस आपका किसी दूसरे टेंस के हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, नहीं लेता बल्कि अपने हेल्पिंग वर्ब अपने साथ रखता है और साथ साथ एक इजाफी वर्ड यूज करता है जो कि बीइंग है हमारे पास। प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास जो टेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस खुद चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस जो है अपने हेल्पिंग वर्ब अपने साथ रखता है और साथ साथ क्या यूज कर रहा है,
बीइंग यूज करता है, ठीक है। बाकी पास्ट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस खुद चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके पास टेंसेस है। बाकी इसके अलावा फ्यूचर में जो आपके पास विल होगा, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाता है, वुड में। शेल आपके पास है, कैन आपके पास कुड में चेंज। किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में आप रिलेटेड लेक्चर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए। इंशाल्लाह आपके ये चैनल आपको बहुत ज्यादा ग्रामर के रिलेटेड फायदा देगा। तो चलते हैं हमारे पास, ये देखें आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो कि प्रेजेंट के ऑलरेडी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऑलरेडी किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऑलरेडी बदले जा चुके हैं एक्टिव से पैसिव के अंदर। ये सामने आपका पैसिव लिखा हुआ है। ये दूसरा सेंटेंस भी है। इन सेंटेंसेस को समझने से पहले सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास हैं डू और डज। तो आप जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो पहला काम आपको एक्टिव से पैसिव में ये करना है। एक्टिव जुमला सबसे पहले बनाते हैं, ही प्लेस क्रिकेट। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस में यही देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, प्लेस हमारे पास वर्ब है, क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये तीन चीजें लाजमी देखनी है, इनके बगैर आप किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव में नहीं बदल सकते हैं। चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाए, ये पहला रूल आपके पास था। तो क्रिकेट आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद आप जिस टेंस को बदल रहे हैं, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदलने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लेने होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस के क्योंकि आपके हेल्पिंग वर्ब चौके 3 है, तो इन 3 हेल्पिंग वर्ब में से आपको देखना है कि आपका क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, वाहिद है या जमा है। क्रिकेट जब ऑब्जेक्ट से ये सब्जेक्ट बना है यहाँ पे, तो ये सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे इज लगाएंगे। क्रिकेट नहीं हो सकता, या इसके साथ आर नहीं लगा सकते, इज लगाएंगे। क्रिकेट इज। दूसरी रूल में आपके पास है प्लेज आपका थर्ड फॉर्म में बदलेगा, चाहे कोई भी पैसिव वॉइस हो। तो प्लेड में लगा दूंगा, क्रिकेट इज प्लेड। बाकी जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें एक इजाफी वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे बाय, और ई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपके पास होता है एम। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सिंपल जुमला हमने एक्टिव से पैसिव में बदला। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो यहाँ पे आप लोग देखें आपके सामने है, कहता है ई प्लेस गेम्स। अब देखिए गेम्स को आपने सब्जेक्ट तो बना लिया, यहाँ पे गेम्स को आपने यहाँ पे सब्जेक्ट तो बना लिया, लेकिन ये है कि गेम्स आपका ऐसा सब्जेक्ट बना जिस सब्जेक्ट को आप जमा कह सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पे जमा है, तो गेम्स के बाद हमारे पास इज आर और एम तीनों हेल्पिंग वर्ब्स है, लेकिन हमने आर इस्तेमाल किया क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना वो जमा है। अब गेम्स फॉर टाइम बिंग जमा है, गेम्स को ही नजर में रखना है सिर्फ। गेम्स आर प्लेड बाय हिम, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाय, बेसिकली इस बाय को आप देखें हमने यहाँ पे इम फिर हमने बाद में लिखा है। देखिए मेन चीज आपको यही समझना है कि अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दोनों के मतलब सेम होती हैं, तो फिर एक्टिव से पैसिव में से बदलने की क्या जरूरत है। तो मेन उसकी वजह ये है कि हम सब्जेक्ट को आखिर में लिखेंगे, ऐसे जगह पर पैसिव वॉइस के जरिए लिख सकते हैं जहां से अगर हम सब्जेक्ट को ना भी लिखे, यानी कि ये अब ना भी लिखे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट है, जबकि यहाँ से अगर ई को मिटाएं ऐसे डायरेक्टली तो जुमला गलत हो जाएगा। पैसिव वॉइस सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि सब्जेक्ट को हम क्या कर सके, ऑप्शनल रख सके, ऐसी जगह यूज करें जहां से वो ऑप्शनल बने, यानी कि हम इस्तेमाल करें ना करें तो जुमला करेक्ट हो हमारा। बाकी मुख्तसर होते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस आपके, जबकि एक्टिव में आपको तो आपके जुमले लंबे हो जाते हैं क्योंकि सब्जेक्ट होता है उसमें पूरा। ये देखें, दे डिटेरियोरेट द क्लास। डिटेरियोरेट आपके पास का मतलब डिस्ट्रॉय, एक्सपॉइल, तबाह करना। तो अच्छा किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट बनाते हो तो उससे पहले दा आए या ए आए या फिर एन आए, ठीक है, या आवर आए, तो ये चीजें भी ऑब्जेक्ट के साथ आ जाती है। यानी कि यहाँ पे दा है तो दा भी आप लगाएंगे। द क्लास, क्लास एक है, इज डिटेरियोरेटेड थर्ड फॉर्म है, बाय दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। पाकिस्तानीज स्पीक उर्दू एज आ नेशनल लैंग्वेज। देखिए नेशनल लैंग्वेज, यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज को आपको छोड़ना है। व्हाट पाकिस्तानीज स्पीक, व्हाट अगर पूछे तो जवाब आएगा उर्दू। उर्दू आपका ऑब्जेक्ट है, उर्दू आपने लिखा, एज लिखा, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन एज आ नेशनल लैंग्वेज। आगे जो भी आपका आता है ऑब्जेक्ट से आगे वो सेम टू सेम आएगा आखिर में, उसी तरह हमने लगा एज नेशनल लैंग्वेज हमने लिख दिया। इनके जरिए सब्जेक्ट हमारा क्या था, बाय पाकिस्तानीज हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये तरीके आपके पास सेंटेंस डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदल सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है इज, आर और एम इसके हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इज आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि आर आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और एम जो है आपके पास आई के लिए इस्तेमाल होती है। एक सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाएंगे, उसे फिर एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे और देखेंगे वो कैसे चेंज होता है।
क्योंकि कंटिन्यूस के तमाम टेंसेस को चेंज करने के लिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और बाकी टेंसेस की तरह नेक्स्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब नहीं उठाते, जबकि वो अपने हेल्पिंग वर्ब अपने साथ रखते हैं और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बीइंग कहते हैं। और बाकी टोटल प्रोसीजर तरीका बिल्कुल पहले वाला है। तो यहाँ पे आप देखें तमाम कंटिन्यूस टेंसेस जो है आपके पास दूसरे टेंस के हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते, ठीक है, जबकि वो इसकी जगह पर अपने हेल्पिंग वर्ब अपने साथ रखते हैं और एक एडिशनल वर्ड इजाफी वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बीइंग कहते हैं, ठीक है। जैसे नीचे दी हुई सेंटेंसेस को आप देख सकते हैं, ठीक है। दे आर टॉलरेटिंग द अब्यूसिव पर्सन्स, ठीक है। तो अब्यूसिव पर्सन्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये दी अब्यूसिव पर्सन्स। ये आपके पास मैंने कहा ना आपका ऑब्जेक्ट से पहले जो भी हिस्सा होता है द ए एन वाला, ये भी आप सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। तो देखिए हमने इसको सब्जेक्ट की जगह लेके आ गए हम, ठीक है। ये देयर गलती से आया हुआ है, ठीक है, ये द यहाँ पे होना चाहिए। द अब्यूसिव पर्सन्स आर, ठीक है, अब्यूसिव पर्सन्स आर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पर्सन्स यहाँ पे है, इस वजह से अब्यूसिव पर्सन्स आर बीइंग टॉलरेटेड। अगर आप टॉलरेटेड तक लिखे तो जुमला बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर बाय देम लिखे तो ये भी आपका इनकरेक्ट नहीं होगा, लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया। और आपको पता भी होना चाहिए कि हम पैसिव वॉइस इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम सब्जेक्ट को आखिर में लिख सके, और आखिर में लिखने की रीजन यही है कि हम उसे अगर ना भी लिखे तो जुमला करेक्ट ही रहेगा। यहाँ से अगर हम दे को मिटाएं तो जुमला इनकरेक्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ से अगर बाय देम को मिटाएं तो जुमला इनकरेक्ट नहीं होगा। ये देखिए आपके पास द पॉलिटिशियंस आर रनिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान इज, ठीक है, पॉलिटिशियंस थे इसलिए आर था, जबकि इट इज पाकिस्तान है तो एक है, क्योंकि तो इज बीइंग बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है। रन का थर्ड फॉर्म रन है। बाय द पॉलिटिशियंस, बाय द पॉलिटिशियंस लिख के या ना लिख के फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पूरी मैसेज को इसी तरह कन्वे करना है तो लिख सकते हैं, नहीं करना है तो ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता। लास्ट सेंटेंस देखिए, वी आर, ठीक है, मेकिंग फन ऑफ इम। तो इम देखें आपके पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका इम का सब्जेक्टिव फॉर्म है ई, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, मेकिंग फन, फन आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, फन, ठीक है, ऑफ इम, ये आपका ऑब्जेक्ट था, फन ऑफ इम। इसको ई में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ ऑफ लगा हुआ है और फन कनेक्टेड है, इस वजह से। फन ऑफ इम इज बीइंग मेड बाय, वी आपके पास किस में बदलेगा, अस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म वी का आपके पास है अस। तो ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने एक्टिव से पैसिव में बदला। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बस एक दो चीजें हैं जो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करने के लिए एक्टिव पैसिव में एक्टिव से याद रखनी है, जहन में रखनी है। वो ये है कि बीइंग आप एक एक्स्ट्रा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और बीइंग के साथ साथ बीइंग को लगाना कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। देखिए इसके बाद आ रहा है, यहाँ पे आर के बाद आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आप बीइंग लगाएंगे। और दूसरी ये कि आपको हमेशा याद रखना है कि आपके ऑब्जेक्ट सिर्फ लास्ट वर्ड को नहीं देखना है, ऑब्जेक्ट से पहले उसकी मॉडिफाइंग जो वर्ड होते हैं जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है अब्यूसिव, ठीक है, अब सिर्फ पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं है, अब्यूसिव भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, दा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपके पास एज सब्जेक्ट आएंगे जब आप इनको पैसिव में सामने लाएंगे। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए ये चीज कि आप प्रेजेंट परफेक्ट के किसी भी कोई भी सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो फार्मूला आपके पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक और चीज आप ऐड करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की क्या है, जो सबसे बुनियादी चीज है आपको पता होनी चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला बनाने के लिए, और इसके साथ साथ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसके एज और हैव, और फॉर्म ऑफ वर्ब इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं और जुमला बना सकते हैं। अगर ई शीट है तो एज लगाएंगे, और दे वी यू आई है तो हैव लगाएंगे, ठीक है। तो आए देखते हैं कुछ सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के। ये आपका एक सिंपल सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सिंपल सेंटेंस यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं टॉप पे, दे हैव गोटन, एक्टिव वॉइस में यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव गोटन देयर एजुकेशनल डिप्लोमास। अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ डिप्लोमास नहीं है, ये देयर से शुरू होगा, ठीक है, जो इसको डिफाइनिंग वर्ड्स है, देयर एजुकेशनल डिप्लोमास। सही, आपने यहाँ पे देयर नहीं लगाया, लेकिन देयर यहाँ लगाना जरूरी है। देखिए हमने यहाँ लगाया नहीं है पर यहाँ लगाना जरूरी है। देखिए देयर एजुकेशनल डिप्लोमास, डिप्लोमास है क्योंकि हैव बीन गोटन बाय, गोटन इसी तरह आएगा बाय, और दे का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। वी हैव परफॉर्म्ड आवर ड्यूटी। अब देखें आवर ड्यूटी, देखिए यहाँ पे वी था क्योंकि इसलिए हमने हैव लगाया, जबकि यहाँ पे क्या है हमारे पास आवर है और ड्यूटी एक ही है, ठीक है, तो इसलिए हमने एज लगाया। आवर ड्यूटी हैज बीन परफॉर्म्ड बाय, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क,
ठीक है। ये अब इंटरोगेटिव भी आ सकता है एक्टिव में और पैसिव में इसको चेंज करने का कहा जा सकता है। कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ वही हेल्पिंग वर्ब आप शुरू पे लगाएंगे। हैज, इज, वर्क ऑब्जेक्ट हुआ, बीन आप आगे लगाएंगे, बीन कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म आएगा बाय हिम। ठीक है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई भी इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी में कोई भी जुमला बनता है तो वो तीन चीजों से बनता है, ये आपको पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से कोई भी अंग्रेजी का सिंपल जुमला बनता है। इसमें आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एक्टिव वॉइस फिलहाल बनाना चाहते हैं अगर, तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब और इसका एक फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसके हेल्पिंग वर्ब है डिड, जबकि इसके फॉर्म ऑफ वर्ब आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो कुछ एक्टिव सेंटेंसेस हम देख लेते हैं और उनकी चेंज पैसिव वॉइस में भी देख लेते हैं साथ साथ। ये देखें यहाँ पे आपके पास जो डिड डू इज जॉब। ठीक है, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, जब डिड आएगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की, नहीं तो सेकंड फॉर्म वैसे हम यूज करते हैं नॉर्मली। डिड ही डू इज जॉब। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। जॉब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन ये देखिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करने के लिए एक्टिव से पैसिव में हम पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर है। तो ये देखें इस जॉब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये इस जॉब ऑब्जेक्ट को हमने उठा के लगा दिया वाज से पहले यानी कि वाज के बाद। तो वाज के बाद क्यों हमने लगाया और ये वाज कहां से आया? वाज जो है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे डिड जो है ई से पहले है, इस वजह से। तो दोनों को सवालिया बनाना जरूरी है। वाज इज जॉब, डू जो है हमारे पास थर्ड फॉर्म में बदलेगा क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल है, और बाय हिम आपके पास सेम टू सेम एज एन ऑब्जेक्ट आया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे सेंटेंस देखे, दे गिव हिम इनफ प्रेफरेंस एज पर एज इज क्रेडेंशियल्स हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्रेडेंशियल्स से पहले जो है मेन आपका क्रेडेंशियल को आप एज ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। मैंने कहा ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट आपके पास इनफ प्रेफरेंस है। तो आप ये पूछे दे गिव हिम व्हाट, दे गिव हिम इनफ प्रेफरेंस। ठीक है, तो इनफ प्रेफरेंस आपका ऑब्जेक्ट है। ये देखें इनफ प्रेफरेंस वाज इस्तेमाल करेंगे, वर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनफ प्रेफरेंस एक है। वाज गिव का थर्ड फॉर्म गिवन टू हिम। ठीक है, ये टू आपने खुद से लगाना है, गिवन टू हिम एज पर इज क्रेडेंशियल्स। ठीक है, ये टू जो आपने लगाया ये आप खुद से लगाना है। ऐसे कुछ जुमले होते हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, कुछ एक आध जुमले वर्ड्स जो है आप खुद से भी लगाएंगे ताकि वो करेक्ट हो। ये आप कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये फिर चेंज जब करेंगे प्रैक्टिस के साथ साथ आपको खुद समझ आती रहेंगी। हु पेड द मनी। ठीक है, एक ऊ वाले जुमले भी आपके सामने आ सकते हैं, खासकर ऊ के साथ। तो आप द मनी आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया, द मनी, वाज हेल्पिंग वर्ब लगाया, पेड थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही है तो पेड बाय। ऊ का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है whom, तो द मनी वाज पेड बाय whom ऑब्जेक्टिव फॉर्म लग गया। तो ये हमारे पास बेसिकली आपका पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव में चेंज था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो तीन चीजों से कोई भी अंग्रेजी सेंटेंस हम बनाना चाहते हैं इंग्लिश में, वो तीन वर्ड से हम बना सकते हैं। वर्ड नंबर 1 हमारे पास होता है सब्जेक्ट हमारा, नंबर 2 हमारे पास होता है वर्ब, नंबर 3 हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। इन तीन चीजों से बेसिक हमारा कोई भी सेंटेंस बन सकता है। इसमें एक चीज का और इजाफा करेंगे सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी आपके आते हैं, सिर्फ 2 टेंसेस के अलावा सिंपल के तमाम टेंसेस में आपके हेल्पिंग वर्ब आते हैं सिवाय 2 टेंसेस के। एक आपके पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा आपके पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये 2 वाइड टेंसेस है जिनके सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आते, बाकी इनके अलावा तमाम के तमाम टेंसेस के सिंपल सेंटेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। यानी कि फार्मूले में हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो आपको पता होनी चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो 2 हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस के, एक है वाज और दूसरा आपके पास है वर। वाज आपके पास ई, शी और इट के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि वर आपका इस्तेमाल होता है दे, वी, यू के लिए। ठीक है, और आई के लिए भी आप वाज ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स इसके हुए। बाकी कोई भी कंटिन्यूअस आपका जो टेंस है उसमें सिर्फ आईएनजी फॉर्म ही लग सकता है, तो आईएनजी फॉर्म आप इसमें इस्तेमाल। ठीक है, तो अब आते हैं देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस को पैसिव में हमने कैसे चेंज किया। कुछ सेंटेंसेस की तरफ देखते हैं इनको। सबसे पहले आप देखिए द स्टूडेंट्स वर एडमायरिंग टीचर्स। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स आपके सब्जेक्ट है और एडमायरिंग ठीक है टीचर्स आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले टीचर्स को आप लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव के रूल्स पैसिव बनाने के लिए। टीचर्स वर आपका आएगा क्योंकि आपका यहाँ पे एस लगा हुआ है। टीचर्स वर बीइंग आप कंटिन्यूअस में एक इजाफी वर्ड लगाते हैं क्योंकि
कंटिन्यूस के तमाम टेंसेस अपने हेल्पिंग वर्ब अपने साथ रखते हैं, ठीक है। वर्क के बाद ही बीइंग आ रहा है, देखिए फार्मूला नोट करें, खुद बनाए फार्मूला। एडमायर्ड, एडमायरिंग का एडमायर्ड लग जाता है लाजमी, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही आप इस्तेमाल करेंगे। बाय आपके एजेंट को दिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह देखें द रिपेयरर वाज रिपेयरिंग द लैपटॉप, ठीक है। रिपेयरिंग व्हाट? रिपेयरिंग लैपटॉप। द लैपटॉप वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय द रिपेयरर। इसी तरह लास्ट हमारे पास सेंटेंस क्या है? हु वाज नेमिंग मी, ठीक है। मी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव फॉर्म है आई वॉज बीइंग नेम्ड बाय हु का ऑब्जेक्टिव। आपको बताएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कोई सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास चार चीजें हैं जो किसी भी सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए काम आती हैं। तो किसी भी टेंस का आप कोई भी जुमला बनाते हैं तो दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए, दूसरे उस टेंस की मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो हमारे पास है विल बी और शैल बी, जबकि इसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये दो चीजें जब हमें पता है तो फिर हम कोई भी सिंपल जुमला बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही विल कुक फूड, तो ई हमारे पास सब्जेक्ट है, विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, कुक हमारा वर्ब है और फूड हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस के रूल्स के मुताबिक ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले फूड को हम उठा के स्टार्ट में लगाएंगे फूड, तो विल हमारे पास सेम एज इट इज आएगा। रूल्स में ये भी है कि जिस टेंस को भी आप एक्टिव से पैसिव में बदल रहे हो तो आप नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हो। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब विल है, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब विल बी है। तो विल बी हम इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, कुक जो भी आपके पास है, कुक कुकिंग है, जो भी फॉर्म है थर्ड फॉर्म लगेगा पैसिव वॉइस में, कुक्ड। बाय आपका लगेगा एजेंट के लिए। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपका होता है इम। तो ये आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट का एक सिंपल सेंटेंस एक्टिव से हमने पैसिव में चेंज किया। अब कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं आप आए। पहला हमारे पास सेंटेंस है नोबडी। नोबडी को देखकर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नोबडी भी आपके पास एक सब्जेक्ट है, ये एक प्रोनाउन है और इन प्रोनाउन के टाइप्स में इसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ये सिंगुलर प्रोनाउन है। नोबडी विल डू आवर वर्क। तो मैंने आपको कहा वर्क ऑब्जेक्ट जो भी हो आपके पास, ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ड होता है आवर, माई या दा या ए या एन, ये भी आपके पास ऑब्जेक्ट का हिस्सा होती हैं। तो आवर वर्क हमने सेम लिख लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। विल की जगह विल बी आया। नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू का थर्ड फॉर्म हमारे पास डन है। बाय नोबडी सेम एज इट इज एज एन ऑब्जेक्ट आया। ये देखिए इंडेफिनिट एक और प्रोनाउन हमारे पास है, एवरीवन विल नॉट पास द एग्जाम। तो द एग्जाम मैंने कहा दा आ जाता है हमेशा, दा आवर ये आ जाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। द एग्जाम विल नॉट बी पास्ड बाय एवरीवन। इसके बाद आई शैल प्ले फुटबॉल, एक सिंपल सेंटेंस है। फुटबॉल आपका सब्जेक्ट बना, शैल बी प्लेड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। तो ये आपके पास सिंपल एक्टिव से पैसिव में हमने चेंज किया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में किस तरह से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे किसी भी टेंस का, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्यों ना हो। तो फार्मूला आप देखें, फार्मूला आपके पास है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक उस टेंस की आपके पास हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए, एक उस टेंस का आपको फॉर्म ऑफ वर्ब पता होनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट के हैं विल हैव और शैल हैव, जबकि फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं थर्ड फॉर्म। तो कोई भी सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हैं। कोई एक सिंपल सेंटेंस बना के आपको दिखाते हैं। ई विल हैव फ्लोन काइट, ठीक है। ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का एक सिंपल जुमला है। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के कुछ रूल्स है। रूल्स के मुताबिक हमारे पास हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट हमारा काइट है तो उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। इसके बाद जो भी हमारे जिस टेंस को हम चेंज कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट जैसे कि हमारा टेंस है, तो ये नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब उठाएगा और नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। तो काइट विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म लगेगा फ्लाई का, वो फ्लोन है, फ्लोन बाय। ई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारे पास क्या है, इम। तो एक सिंपल सा एक्टिव सेंटेंस हमने बनाया और उसे हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। उर्दू जुमलों में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह। तो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास पहला हमारा सेंटेंस है कंदील विल हैव कंप्लीटेड द एडवांस क्लास। द एडवांस क्लास हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, द एडवांस क्लास लगा लिया। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस के थे, विल हैव बीन आया। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म आया कंप्लीटेड बाय, कंदील हमारा एजेंट है। इसी तरह ये देखें सेंटेंस नंबर 2, विल दे हैव चेंज्ड
द स्कूल हमारा जो है वैसे तो सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन क्योंकि विल शुरू में है तो विल शुरू में ही रहेगा। विल स्कूल हमारे पास नहीं आना चाहिए, द स्कूल आनी चाहिए, ये द यहाँ पे मिस हो गया है। विल द स्कूल बीन आपका स्कूल के बाद लगेगा, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में आ सकता है। चेंज्ड आया, ठीक है, बाय देम, तो यहाँ पे दो चीजें मिसिंग है, ठीक है। विल आपका आया, द लगना चाहिए स्कूल से पहले, और बीन से पहले हैव भी लगना चाहिए, क्योंकि हैव भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो विल द स्कूल हैव बीन चेंज्ड बाय देम। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल नॉट हैव बीन स्कोल्डेड अली, ठीक है, स्कोल्डेड बीन डांटना। तो अली हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना, अली विल आया, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, चाहे एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं या किसी भी तरीके से नेगेटिव बना रहे हैं। विल के बाद नॉट आया, नॉट हैव बीन स्कोल्डेड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमने एक्टिव से पैसिव में बदला। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में आप किस तरह से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे पास होती क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे पास ऐसी सेंटेंसेस होती हैं जो कि जिनमें हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डर हो सकती हैं, इन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट हो सकती हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस में अक्सर क्या सब्जेक्ट नहीं होता, ये आपको पता होनी चाहिए। और क्योंकि अब सब्जेक्ट क्यों नहीं होता, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। सब्जेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी क्लियर होता है, हमें ये पता होता है कि हम ये बात किसको कह रहे हैं, तो हमें ई शी इट या किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट वर्ब इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के बाद उस चीज का नाम लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट होती है, सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होती है, सब्जेक्ट नहीं होता है ऐसे सेंटेंसेस में। तो इनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के बारे में पहले रूल्स पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि सिंपल कौन से और पैसिव में चेंज कैसे हुए। रूल्स में हमारे पास क्या है कि आप लेट इस्तेमाल करेंगे, जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो आप लेट इस्तेमाल करेंगे चेंज करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले पहला वर्ड आपका लेट होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जब पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव वाले जुमलों के शुरू में। और बी आप इसमें इस्तेमाल करेंगे लाजमी, ये दूसरी आपके पास चीज हुई, ठीक है। बाकी तमाम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की तरह थर्ड फॉर्म इसमें लगेगा। ये देखिए हमारे पास कुछ सिंपल सेंटेंसेस है, ये साइडेड हमारे जितने भी सेंटेंसेस है ये तमाम हमारे पास है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इनमें आप देखें एक चीज नोट करें, जुमले का जो स्टार्ट है वो आपके पास वर्ब से हो रहा है डायरेक्ट, हेल्प, जैसे कि हेल्प मी, तो प्लीज तो एक इजाफी वर्ड है जो रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, हेल्प मी देखिए वर्ब से स्टार्ट हो रही है, तो प्लीज को आप अपनी जगह पे रहने देंगे। सबसे पहले आप लेट इस्तेमाल करेंगे, लेट आपने इस्तेमाल किया। बाकी आम जुमलों में आप आई को मी को आई में बदलते थे, लेकिन यहाँ हम आई में नहीं बदलेंगे, मी को मी रहने देंगे। लेट आया, ऑब्जेक्ट आपका जो मी था, मी अपनी जगह पे आया, तो सबसे पहले लेट, फिर मी, फिर आपका बी आया, और हेल्प की जो थर्ड फॉर्म है फिर हेल्प्ड आया, और प्लीज अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। तो फार्मूला आप बना सकते हो, ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपके पास एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का तरीका है इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। सेकंड सेंटेंस देखिए, ओपन द डोर, तो आपने लेट इस्तेमाल किया, द डोर आपका ऑब्जेक्ट था, द डोर, बी आपने लगाया, ओपनड। इसी तरह क्लीन द रूम, लेट द रूम बी क्लीन्ड, ठीक है। इसी तरह डोंट पॉलिश द शूज, लेट द शूज नॉट टू बी पॉलिश्ड, और आपने इस तरीके से भी एक तरीके से कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू पॉलिश द शूज, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में लहजे में बोलने के अंदाज में ऑर्डर दिख रहा है, एक हुक्म दिख रहा है या रिक्वेस्ट आ रही है, तो आप जुमले को लेट से नहीं इस तरीके में भी लिख सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू पॉलिश द शूज, या यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू पॉलिश द शूज, ठीक है। यू आर सजेस्टेड नॉट टू गो टू बाजार, तो इस तरीके में भी आप कर सकते हैं। ये हमारे पास एक दूसरा तरीका है किसी भी सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने का। लेट वाले भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड वाला तरीका भी बहुत ज्यादा अपनाया जाता है। बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, यू आर ऑर्डर्ड आपको खुद से लगाना है, और नेगेटिव अगर था क्योंकि यहाँ डोंट मौजूद है, डोंट की वजह से हमने यहाँ पे नोट लगाया है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू पॉलिश द शूज, ठीक है। इसी तरह स्पीक इंग्लिश टू मी, ठीक है। अब आप इससे ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि लेट, ऐसे भी ये जुमला चेंज हो सकता है, लेट इंग्लिश बी स्पोकन टू मी, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसको इस तरह से भी चेंज किया है कि क्योंकि ये एडवाइस्ड है, आप किसी को एडवाइस कर रहे हो कि इंग्लिश बोलो ताकि अंग्रेजी आपकी जो इम्प्रूव हो जाए, तो इन्होंने ऐसे लिखा है कि यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक इंग्लिश टू, एंड में आपके पास मी आएगा। तो ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का आपको तरीका बताया।
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास होती हैं, इन सेंटेंसेस को चेंज करने का कोई इतना खास हमारे पास तरीका नहीं होता। बस कुछ वर्ड्स हैं, कुछ एक तरीक़ेकार हैं, आप उनको देख लें और आप इनको बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये देखें, सबसे पहले ये कि आपको पता होनी चाहिए आप इसमें बी का इस्तेमाल करेंगे। अब बी का इस्तेमाल कहाँ पे होगा ये हम देखेंगे आगे एग्जांपल्स में। बाकी थर्ड फॉर्म बाकी तमाम पैसिव वॉइस की तरह इसमें लगेगा। ये देखिए सिंपल सेंटेंसेस है। तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके पास क्या होती है। तो मॉडल वर्ब्स आपके पास इनमें होती है, ये लिस्ट है आपके पास, ये सारे आपके पास मॉडल वर्ब्स है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इनको कहते हैं। ऑक्सिलरी हमारे पास का मतलब ही होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये भी हेल्प करती है हमारे पास सेंटेंसेस बनाने में और सेंटेंसेस के कुछ खास मतलब देने में। हर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एक अपना मतलब है और अपने मतलब के तौर पर वो इस्तेमाल होती है हमारे पास सेंटेंसेस में। तो ये हमारे पास कहलाती है मॉडल वर्ब्स। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पे आप देखें, ये मे हमारे पास पहला हमारा जो सेंटेंस बना है, दे मे लाइक अस, ये मे हमारे पास एक मॉडल वर्ब है, दे मे लाइक अस, ठीक है। तो अस सबसे पहले वी में बदलेगा, तरीकेकार वही सिंपल सेंटेंसेस वाला है। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बना, अस का सब्जेक्टिव फॉर्म है वी मे अपनी जगह पे है, ठीक है। मे के बाद जो मॉडल वर्ब है उसके बाद ये बी लग रहा है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। लाइक की थर्ड फॉर्म लगेगी लाइक्ड, बाय आएगा अपनी जगह और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। इन द सेम वे इसी तरह से अली शुड डू आवर वर्क हमारे पास हमारा सब्जेक्ट बना, शुड आया, शुड के बाद बी एक इजाफी वर्ड है, आपको फिर पता होनी चाहिए, इस चीज का आपको ज़हन में रखना है। डू का थर्ड फॉर्म डन बाय अली, दे मस्ट अटेंड द क्लासेस, ठीक है, ये दा नहीं लगा, ये दा लगना चाहिए। द क्लासेस मस्ट के बाद बी अटेंडेड बाय देम। अच्छा, ई ऑट टू प्ले क्रिकेट और टू बी प्लेड बाय देम। ये आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में हमने पढ़ा कि इनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते, उन टेंसेस को, उन जुमलों को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं जो मुख्तलिफ तरीके में चेंज होते हैं, क्योंकि वो कुछ कम्प्लेक्स टाइप सेंटेंसेस है और उनको चेंज करना कोई इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़े एक आध चीज़ें आप जहन में रखने होंगे आपको, फिर जाके आप इनको आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये नोबडी एज इनवाइटेड यू टू टी टुमारो। तो सबसे पहले आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछे कि नोबडी एज इनवाइटेड ऊम से लेकर आप सवाल पूछे, तो जवाब जो आपका आएगा वो यू आएगा। तो यू आपके पास आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर चीज की बात हो तो फिर व्हाट पूछे तो ऑब्जेक्ट आपका सामने आ जाएगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा आप उसको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे बना, ठीक है। इसके बाद हम देखें हमारे पास है नोबडी एज इनवाइटेड। नोबडी हमारे पास एक नेगेटिव मतलब देता है, ठीक है, इसलिए हमने देखा यहाँ पे नोबडी को जब मिटाया यू लगाया, तो यू के साथ एस तो नहीं लगता, एव लगता है। एव के साथ पर हमने नॉट खुद से लगाया, क्योंकि नोबडी का मतलब नॉट भी होता है कि कोई नहीं। तो यू एवेंट बीन, ये देखे इनवाइट को इनवाइटेड कर दिया, टू टी टुमारो सेम एज इट इज आ गया जैसे आखिर में था। नेक्स्ट सेंटेंस देखे इन द कार्टून, ये देखिए इन द कार्टून, ऑन द चेयर, अंडर द टेबल। ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब नहीं होती, मतलब ये सेंटेंसेस होती ही नहीं है, ये फ्रेजेस होती है। तो इन फ्रेजेस में वर्ब नहीं है और फ्रेजेस में होती ही नहीं है वाकई में वर्ब। जबकि वर्ब इनमें जैसे कि नहीं है, तो लाजमी बात है इनका थर्ड फॉर्म या इनका एक्टिव पैसिव से कोई ताल्लुक नहीं, ये सेम एज इट इज आती है जुमले में, कोई भी सेंटेंस हो। तो इन द कार्टून देखिए सेम एज इट इज आया है। और ये देखिए विल द कैट फाइनली कैच द माउस, तो विल अपनी जगह पे रहेगा, विल द माउस, क्योंकि आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट का एक टेंस है। विल द कैट की जगह पे द माउस आपका आखिरी वर्ड आया, ऑब्जेक्ट फाइनली अपनी जगह पे रहा, बी आपका आया क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। कैच का थर्ड फॉर्म कॉट आया, बाय द कैट हमने अपनी जगह पे रखा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, इसको हमने चेंज किया। ये देखें वी विल लुक आफ्टर यू, इस सेंटेंस का आपको बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। ये देखिए वेल को लोग आखिर में लगाते हैं अक्सर इस सेंटेंस को भी चेंज करने के लिए। पैसिव में वेल आखिर में नहीं आएगा। ये देखिए पैसिव में इसको हमने कैसे लगाया, यू हमारा जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना, यू विल आया, बी आया, वेल लुक से पहले आया, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर। अगर आप ये लिखेंगे यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, ये गलत होगा, दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग। तो इस सेंटेंस को आपको बहुत ख्याल से चेंज करना है कि पैसिव में वेल जो है वर्ब से पहले आएगी, ये आपको खुद लगाना होगा अपने माइंड से, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ये चीज़ आ सकती है आप में।
पीपल बिलीव इज अ स्पाई, तो पीपल बिलीव, ये देखिए पीपल को आपने मिटाया, ई इज बिलीव्ड टू बी अ स्पाई। अगर आप इसमें एजेंट लगाए तो लगाएंगे बाय पीपल, इज बिलीव्ड टू बी स्पाई बाय पीपल। ठीक है, इनकी टोटल अरेंजमेंट्स आपको खुद करनी है खुद से। ठीक है, ये लास्ट सेंटेंस आप देखिए, दे सेड ई इज अ गुड कैंडिडेट। ई, अच्छा, दे सेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट के लिए पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ई वाज सेड टू बी अ गुड कैंडिडेट। ठीक है, और अगर इसका एजेंट लगाए तो बाय लगाएंगे बाय देम। बाकी वर्ड्स की अरेंजमेंट हमने खुद से की है। ये वो सेंटेंसेस थे जो थोड़े मुख्तलिफ तरीके में चेंज होते हैं एक्टिव से पैसिव में। बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि पास्ट परफेक्ट का कोई भी सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। किसी भी टेंस का, पास्ट परफेक्ट का ही नहीं, किसी भी टेंस का कोई सिंपल सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, पहले आपको ये पता होनी चाहिए। तो फार्मूला आपके पास है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट आप लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए। किसी भी टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब, एक फॉर्म ऑफ वर्ब, ये दो चीजें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब आपके पास परफेक्ट के हैं, और जबकि फॉर्म ऑफ वर्ब आप इस्तेमाल करते हो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो आप कोई भी सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक कोई सादा जुमला आपके लिए बना के आपको दे देता हूँ। ही हैड प्लेड क्रिकेट, ये हमारा एक सिंपल सा सेंटेंस है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का जो हमारे पास लेक्चर था हमारा पार्ट 1 एक्टिव पैसिव का, उसमें हमने बता दिया कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, रूल्स वगैरह आपको बता दिए। तो क्या करेंगे, बिल्कुल उन्हीं रूल्स के मुताबिक आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट को आप सब्जेक्ट की जगह लाए सबसे पहले, ये क्रिकेट आ गया। इसके बाद जो एड हेल्पिंग वर्ब है, आप देखें आप किस टेंस को चेंज कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट को कर रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, सिर्फ बीन का इजाफा होगा, एड अपनी जगह पे आएगा। क्रिकेट एड बीन, बीन भी लगा। तो प्लेड था वो प्लेड ही रहेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म बी प्लेड है। परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म लगती है, सेम एज इट इज आएगा, प्लेड। और इसके बाद आप देखें आपका सब्जेक्ट ई था, तो बाय इस्तेमाल करेंगे, और ई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है एम। तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय एम, ही हैड प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय एम। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और भी। द लेक्चरर्स हैड पेड द प्राइस, द प्राइस हैड बीन पेड बाय द लेक्चरर्स। द लेक्चरर्स आपका सब्जेक्ट है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, पेड वर्ब, और द प्राइस आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखें द प्राइस को हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया, एड से हैड बीन आया, पेड अपनी जगह पे लगा, बाय द लेक्चरर्स हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना। ये देखें दे एड नॉट इम्प्रूव्ड अस का सब्जेक्टिव फॉर्म है वी एड नॉट बीन, सिर्फ नॉट बीच में आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट अपनी जगह पे आएगा, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इम्प्रूव्ड बाय देम। इसी तरह एड अली क्लोज्ड द शॉप, इंटरोगेटिव है, तो एड आप सामने लिखेंगे सबसे पहले, द शॉप जो आपका अली था, अली की जगह पे बस ये कि ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना वो आएगा द शॉप। एट द शॉप के बाद आप बीन लगाएंगे, क्लोज्ड बाय अली जो आपका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लोज्ड बाय अली होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।